भारी उद्योग मंत्री श्री अनंत गीते, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी, सांसद श्री रंग बारणे जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री एकनाथ खड़से, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता श्री विनोद तावड़े, सेक्रेटरी शिपिंग डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी तथा जेएनपीटी चेयरमैन श्री एनएन कुमार, प्रधानमंत्री जी एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन करके आज की शुभ दिन का इस शुभ विधि से आरंभ करें। वहां लगाए हुए दीप हमें ये संकेत दे रहे हैं कि जो एक एक दीप प्रज्वलित हो रहा है हमें याद दिलाता है जेएनपीटी ने उठाया एक एक कदम जिसने इस देश के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक का स्थान लिया। 1989 में स्थापना, कंटेनर्स, तरल कार्गो तथा सीमेंट जहाज़ों के लिए सक्षम तीन कंटेनर टर्मिनल्स, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर, विश्व में 24वें स्थान पर, और देश का 60% कंटेनर ट्रैफिक जेएनपीटी के हिस्से है। और 3 द्वीप हैं आज के 3 अनुष्ठानों के लिए। जेएनपीटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तथा लैंड अलॉटमेंट टू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स, भूखंड आवंटन होगा 12.5% योजना के आधार पर। देवियों और सज्जनों, हम एक भ्रम, एक गैर समझूत में, एक डेल्यूजन में हैं कि दिल्ली में कोई बड़ा कैबिनेट है जहां बड़े बड़े मंत्री बैठ के हुक्म छोड़ते हैं और थोड़ा सा काम होने की आशा करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान सरकार में केवल विकास कार्यकर्ता हैं जिनके हर निर्णय देश में आगे बढ़ाने की भावना होती है। अब अनुरोध है आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से, ये एक दुर्लभ अवसर है आज जब केंद्रीय मंत्री स्वयं स्वागत भाषण देंगे। देवी और सज्जनों, द नो नॉनसेंस यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड शिपिंग श्री नितिन गडकरी। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, महाराष्ट्र के आदरणीय गवर्नर साहब शंकर नारायणन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी अनंत गीते जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय एकनाथ खड़से जी, हमारे विधान परिषद के नेता माननीय विनोद तावड़े जी, यहाँ के सांसद श्रीरंग बारगे जी, विशेष रूप से उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे विभाग के सम्मान्य सचिव, जेएनपीटी के चेयरमैन और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इस जेएनपीटी के क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मान्यता दी है। इसके कारण करीब 5,000 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो कम से कम 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कोंकण वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो 1.5 लाख रोजगार मिलने वाले हैं वो स्थानिक भूमि पुत्रों को प्राधान्य से देने की कोशिश हम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के विधान परिषद में
डीबी पाटिल मेरे साथ सदस्य रहकर काम करते थे। वो एक ज्येष्ठ नेता थे। डीबी पाटिल लगातार जेएनपीटी के प्रकल्पग्रस्तों का सवाल विधान परिषद में बार बार रखते थे। 1989 से लेकर ये विषय प्रलंबित था, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने निर्णय किया है कि 111 हेक्टेयर ज़मीन हम महाराष्ट्र सरकार और सिडको को हमने दी है, जिसमें इन प्रकल्पग्रस्तों को 12.5% ज़मीन डेवलप लैंड मिलने का मार्ग आज खुला हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के भूमि पुत्रों को इससे न्याय मिला है। और भी कुछ छोटे मोटे सवाल है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक जेएनपीटी का सवाल है, हमारे देश का सबसे ज़्यादा कंटेनर ट्रैफिक जेएनपीटी से होता है। यहाँ जो रोड है, मुझे पता है इस रोड में आने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि इसके नज़दीक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला था। ये जो रोड है, इसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक होता है, और इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 8 लेन रोड के कार्य की हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे आपको सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ जो ट्रक्स यहाँ आते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था का भी, एक ट्रक टर्मिनल बनाने का भी हमने विचार किया है। बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने ये निश्चित किया है कि हम रोड ट्रैफिक को थोड़ा सा इनकरेज करें और पानी पर चलने वाले जो वाटरवेज है उसका विकास करें। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जेएनपीटी का करीब 16 से 17 हज़ार करोड़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मराठवाड़ा से हमारे संभाजीनगर औरंगाबाद जिले से होता है। उसके साथ करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदर्भ में होता है, और इसके साथ सूरत जो है गुजरात में, वहाँ से भी बड़े प्रमाण पर मटेरियल कार्गो यहाँ आता है। ये कार्गो रोड से आने के कारण बहुत तकलीफ होती है। पनवेल में हो, मुंबई में हो, ठाणा में हो, अनेक जगह पर ट्रैफिक जाम होता है और उसके कारण विशेष रूप से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हमने ये तय किया है कि जेएनपीटी की ओर से हम 3 सैटेलाइट पोर्ट, ड्राई पोर्ट के बारे में निर्माण करेंगे। इसमें से पहला पोर्ट हम सूरत में निर्माण करेंगे, और सूरत से जो कंटेनर आएंगे वो वाटरवेज के द्वारा ही, शिपिंग के द्वारा जेएनपीटी पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे हमारे रोड के ऑब्स्टेकल्स कुछ कम होंगे। मराठवाड़ा में औरंगाबाद और विदर्भ में वर्धा, इन 2 जिले में भी जेएनपीटी के सैटेलाइट पोर्ट तैयार करके वहाँ से कंटेनर डायरेक्ट रेलवे से यहाँ अगर आएंगे तो रोड पर भेजने का जो खर्चा होता है उसकी तुलना में रेलवे में जो बचत होगी, उससे इकोनॉमिक वायबिलिटी भी बढ़ेगी। हमारी सरकार लगातार विकास की ओर जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रोजगार की निर्मित होनी चाहिए और देश का विकास दर बढ़ना चाहिए। मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ये 1.5 लाख लोगों को जो रोजगार मिलेगा, जो यही पोर्ट के बाजू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करेंगे, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उन सब भूमि पुत्रों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग के द्वारा, सिडको के द्वारा, या आप जो उचित निर्णय करें उसके द्वारा, अगर यहाँ निश्चित रूप से एक छोटी प्लान सिटी अगर हो जाएगी, तो प्रधानमंत्री के सपने में जो स्मार्ट सिटी है, वैसी एक स्मार्ट सिटी यहाँ निश्चित रूप से निर्माण हो सकती है, और इसमें आप जरूर पहल करिए। हमारा विभाग आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा, ये विश्वास मैं महाराष्ट्र सरकार को देना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट था वो 6 महीने कम से कम उसका काम लटका हुआ था, पर जब मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत हमारे एविएशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी से प्रार्थना की, और उन्होंने उसी दिन रात को उस पर साइन की और इस पोर्ट को मान्यता दी है। मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की सरकार इस पोर्ट को आगे लेकर जाएगी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार यहाँ पूरी तरह से इस सब कार्य में
पूरी तरह से सहयोग करेगी, ये विश्वास मैं देना चाहता हूँ। फिर से एक बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ कि वो आज उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायण जी भी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित है और हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी भी, वो भी आज इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित है। मैं तीनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ और मेरे सहयोगी खड़से जी और तावड़े जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए फिर से एक बार कोंकण के भूमिपुत्रों के साथ, ऊरण के भूमिपुत्रों के साथ हमारी सरकार न्याय करेगी और यहाँ के विकास के लिए पूरी तरह सहयोग करेगी ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ के भूमिपुत्र जो युवा है उनको रोजगार मिले और यहाँ विकास की नई दिशा मिले। इसके लिए आदरणीय जी के नेतृत्व में हमारी डिपार्टमेंट गतिशील रूप से काम करेगा, यही विश्वास देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देवी और सज्जनों, आज तक हमने सुना ही था गडकरी साहब के बारे में कि वो जाने गए हैं तुरंत और सही निर्णय के लिए और तुरंत अमल बजावनी के लिए, लेकिन आज हमने जान भी लिया। एक बार और उनका गगनभेदी तालियों से धन्यवाद कहें। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र राज्य कई क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति पर है तो इस राज्य को प्रशासित करना भी उतना ही कठिन है। अनुरोध है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कि हमें वो संबोधित करें। श्री पृथ्वीराज चौहान हर निर्णय लेने से पहले वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि सोचो तो आज की नहीं, आने वाले कल की, सोचो तो अपनी नहीं, उनकी जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। श्री पृथ्वीराज चौहान। देशाचे पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रजी मोदी, महामहिम राज्यपाल श्री के शंकर नारायण, केंद्रीय भूपृष्ठ जलवाहतूक आणि ग्राम विकास मंत्री श्री नितीनजी गडकरी, अवजोड उद्योग मंत्री श्री अनंतजी गीते, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते श्री एकनाथराव खडसे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते श्री विनोदजी तावडे, खासदार श्री बाळनेजी, श्री डॉक्टर विश्वपती त्रिपाठी, NN कुमार, JNPT बंदराचे सर्व अधिकारी कर्मचारी, उपस्थित गावकरी आणि बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम JNPT बंदर सुरू होताना, जमीन अधिग्रहण करताना ज्या हुतात्म्यांनी इथं सर्वोच्च बलिदान दिलं त्यांना मी आदरांजली वाहतो आणि त्या लढ्याचं नेतृत्व करणारे कैलासवासी DB पाटील यांनाही मी या प्रसंगी श्रद्धांजली वाहतो। आज एवढा मोठा उपक्रम या ठिकाणी उभा राहिलेला आहे तो त्यांच्याच त्यागामुळे हे कधीही विसरता कामा नये। आज पंतप्रधानांच्या हस्ते JNPTचं विशेष आर्थिक क्षेत्राचं या ठिकाणी उद्घाटन होतंय। 1200 हेक्टर जमिनीवर हे विशेष आर्थिक क्षेत्र एक औद्योगिक महानगरी उभी राहणार आहे आणि लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत, कोट्यावधीची गुंतवणूक होणार आहे आणि या भागाची That was the live from JNPT, that's Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi will be laying the foundation stone there of a multi-product special economic zone at the JNPT. And before that, Prime Minister Narendra Modi had also commissioned
the largest ever warship INS Kolkata in Mumbai. We'll get you much more on that, but let's now move on for the time being. Heavy overnight rains wreaked havoc in Pauri district of Uttarakhand, killing 24 people in separate incidents of cloudburst, house collapse and landslides. About 250 people of Purala, Bairagad village of the district are stranded as all approach roads leading to the village have been breached. The Ganga is flowing just half a meter below the danger mark at 340 meters. कारण बंदर विकसित झाली तरच त्याचा सभोवाल विकास होतो. मुंबईचं उदाहरण आपण घेतलं तर. पण आज कोकण पट्टीचा विकास करण्याकरता जे पर्यावरणाची अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, विशेषतः पश्चिम घाटाबद्दल माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल आणि त्या अहवालावर पुढे चर्चा करण्याकरता डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांचा अहवाल, त्याबद्दल एक स्पष्टता निर्माण होणं गरजेचं आहे. गुंतवणूकदारांच्या मनामध्ये अजूनही विश्वास निर्माण होत नाही की उद्या पर्यावरणाची काही अडचण आली तर आपण केलेली गुंतवणूक ही वाया जाईल किंवा त्याला उशीर लागेल. आणि म्हणून त्याबद्दल लवकरात लवकर पर्यावरण खात्याने स्वतः पंतप्रधानांनी त्यामध्ये पुढाकार घेऊन 6 राज्यांचा हा प्रश्न आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आणि या सर्वांच्या प्रश्नाला एक अंतिम स्वरूप देणं अतिशय गरजेचं आहे. आज महाराष्ट्रात सर्वात जास्त विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूर झालेली आहेत आणि ते स्वाभाविक आहे. कारण गुंतवणुकीच्या बाबतीमध्ये मग ती देशातली गुंतवणूक असो अगर परकीय गुंतवणूक असो, सर्वात जास्त गुंतवणूक आज महाराष्ट्रात येते आहे. महाराष्ट्रात एकूण 146 विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूर झाली होती, परंतु विशेष आर्थिक क्षेत्राला ज्या कर सवलती आपण ड्यू केल्या होत्या त्यामध्ये काही बदल झाले आणि त्यामुळे ज्या गतीनं विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही. पंतप्रधानांना विशेष विनंती करू इच्छितो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र में आज सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र 146 मंजूर हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ कर विषयक नीतियों के कारण, विशेषकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और मैट के कारण ये विशेष आर्थिक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाए हैं और करीब करीब 23 विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है. मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसके बारे में भी कोई स्पष्टता प्रदान करें. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश होगा तो इससे रोजगार हमारे युवकों के लिए मिलेगा और इसमें भी जरूर कुछ अंतिम स्पष्टता होने की आवश्यकता है. मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्रधानमंत्री से कि आज औद्योगिक दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, उत्पादन दृष्टि से महाराष्ट्र आज देश में प्रथम स्थान पर है और उसे हम आगे रखना चाहते हैं और आपका इसमें पूरा सहयोग और हमारे जो केंद्रीय मंत्री यहां उपस्थित है उनका सभी का पूरा सहयोग होगा तो हम निश्चित महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई जो देश की एक आर्थिक राजधानी है उसे उसी दर्जे पर हम कायम रखेंगे और देश के विकास में एक अहम भूमिका हम निभाते रहेंगे. आज इस मौके पर आपने जो यहाँ के जो जिन्होंने जमीन दी है, जो प्रकल्पग्रस्त है, उनके प्रश्नों को भी विशेष आपने ध्यान दिया है. जेएनपीटी की जो 12.5% जमीन वापस देनी थी उसमें भी गडकरी साहब ने आश्वस्त किया है कि उसमें जल्दी से अंतिम फैसला लिया जाएगा और जिस समाज ने, जिन गांव वालों ने ये अंतिम बलिदान दिया है, अपनी जमीन का दिया है, उन्हें अब की बार पूरा न्याय मिलेगा और सब मिलके हम इस क्षेत्र को विकसित करेंगे. बहुत बहुत मैं प्रधानमंत्री का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा. महाराष्ट्र के विकास में
उनका पूरा ध्यान रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। देवी और सज्जनों, जेएनपीटी को अपनी स्थापना के लिए 3000 एकड़ जमीन दरकार थी। वो जमीन खरीदी गई, उसका पूरा मुआवजा दिया गया, पूरा मूल्य चुकाया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसके आगे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बंधन नहीं है। फिर भी वर्तमान सरकार और जेएनपीटी ने स्वेच्छा से निर्णय लिया कि परियोजना से प्रभावित हर परिवार को उनकी ज़मीन की 12.5% जितनी विकसित जमीन पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी और इसका लाभ आप ही में से 3,524 परिवारों को मिलेगा। देवी और सज्जनों, इसी का आवंटन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सांकेतिक रूप से 4 परियोजना प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटन के कानूनी कागजात दिए जाएंगे। अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि आप वो कागजात दें इन 4 प्रभावित परिवारों के लोगों को। श्री विलास यशवंत जोशी, श्री विलास यशवंत जोशी, श्री बालकृष्ण गोविंद घरत, श्री बालकृष्ण गोविंद घरत, श्री मधुकर सुकिर ठाकुर, श्री मधुकर सुकिर ठाकुर, श्री मधुकर सुकिर ठाकुर। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मैं 12.5% जमीन खोने को तैयार हूं। और अंत में श्री कमलाकर रामचंद्र दरणे, श्री कमलाकर रामचंद्र दरणे। और जिस एम्बिशियस महत्वाकांक्षी SEZ की बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस जेएनपीटी SEZ का शिलान्यास करें। जेएनपीटी SEZ के शिलान्यास का अनावरण करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, किसी विकासशील देश के लिए अंग्रेजी भाषा के 3 अक्षर बहुत महत्वपूर्ण हैं। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। आप बाईं ओर देख रहे हैं कि अनावरण विधि संपन्न हुई है और प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि आप राजमार्ग संपर्क परियोजना की आधारशिला का अनावरण करें दाहिनी ओर। और अब सब लोग बगैर कहे शांत इसलिए हो गए क्योंकि वो व्यक्ति बोलेगा जिसे सुनने के लिए, बार बार सुनने के लिए देश लालायित होता है। ये व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं जिनकी ओर हम मार्गदर्शन के लिए मुड़ते हैं। वे साक्षात कर्मयोगी भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मंचावर बसलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायणन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान पृथ्वीराज जी,
मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, श्री अनंत गीते जी, यहां के सांसद श्री शरंग जी, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विनोद तावड़े जी, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री एकनाथ खड़से जी, शिपिंग के सचिव श्री विश्वपति त्रिवेदी जी, जेएनपीटी के चेयरमैन श्री एनएन कुमार और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र की धरती पर ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा पहला कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ की धरती से हो रहा है। और जब रायगढ़ जिले में पहला कार्यक्रम कर रहा हूं तो सहज रूप से हृदय के भीतर से एक ही स्वर निकलता है, छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। आज यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जिसका मुख्य लक्ष्य यहां के भूमि पुत्रों को रोजगार मिले, लाखों नौजवानों को रोजी रोटी कमाने के लिए यहां से दूर न जाना पड़े, उनको यहीं पर रोजगार मिल जाए। और इस हेतु से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, सेवा क्षेत्र का विकास करना, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। अगर हमें देश के सामान्य मानवी के जीवन में अगर बदलाव लाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन लाना है, तो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, आरोग्य जैसी सुविधाएं, इसे प्राथमिकता देनी होती है। एक समय था बंदरों का विकास, उसमें छोटे मोटे प्रयास होते थे, लेकिन आज विश्व व्यापार का युग है। और जब विश्व व्यापार का युग है, तब सामुद्रिक व्यापार ये अनिवार्य हो गया।
हमारा हिंद महासागर दुनिया के ऑयल सेक्टर का 2/3 व्यापार हिंद महासागर के जरिए होता है। कंटेनर का व्यापार क्षेत्र करीब 50% हिंद महासागर से होता है और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। और इसलिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट और विशेष करके हमारे देश के तटीय राज्य हैं, इस बार बजट में हमने घोषणा की है सागर माला की रचना करने की। हिंदुस्तान के समुद्र तट पर पूरब हो या पश्चिम या दक्षिण, समुद्र तट पर जो राज्य हैं उसे इस सागरमाला प्रोजेक्ट का लाभ मिले। और जब हम नक्शा देखें, भारत माता का मानचित्र देखें, तो इन सागरमाला की एक ऐसी श्रृंखला तैयार हो जहां सर्वाधिक आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना। दुनिया में जिन जिन राष्ट्रों का विकास हुआ है उसमें एक बात प्रखर रूप से उभरती है कि समुद्री तट पर जो शहर विकसित हुए हैं उसी की आर्थिक गतिविधियों ने उन देश को समृद्धि दी है। और इसलिए भारत ने भी बंदरों का विकास, सागरमाला योजना, इसकी अनिवार्यता समझी है। एक समय था हम पोर्ट डेवलपमेंट पर केंद्रित थे, लेकिन अब पोर्ट डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर हमें विकास करना है तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। और जब मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहता हूं तब, और जिसमें हमारी सागरमाला योजना के अंदर हमारी संकल्पना है कि पोर्ट हो, पोर्ट के साथ एसईजेड हो, पोर्ट के साथ रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, एक प्रकार से हिंदुस्तान के अन्य भूभागों से उसको ऐसी कनेक्टिविटी मिले ताकि हमारे जो उद्योगकार लैंडलॉक स्टेट के भी जो उत्पादन करें उसको तत्काल समुद्री तट पर पहुंचा करके दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। अगर हमें एक्सपोर्ट को बल देना हो तो हमें इन व्यवस्थाओं को भी बल देना पड़ेगा। और इसीलिए सागरमाला योजना के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट, जहां कनेक्टिविटी भी हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, वेयर हाउसिंग का नेटवर्क हो, एक फुल फेज व्यवस्था को हम विकसित करना चाहते हैं। और उसी के तहत इस नई सरकार ने तत्काल यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, पूंजी निवेश हो, उत्पादन बढ़े, इसके लिए आज यहां पर एसईजेड का आरंभ करने का तय किया है। पृथ्वीराज जी ने जो एसईजेड बंद पड़े है उसकी चिंता जताई। ये चिंता तो उनको पहले से रही होगी, लेकिन पहले शायद कह नहीं पाए होंगे। क्योंकि ये बीमारी नई नहीं है, पुरानी है।
और कभी कभी पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता जताई है, मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं। उनकी चिंता वाजिब है और इस समस्या का समाधान ये नई सरकार करने की दिशा में बहुत ही तेज गति से काम कर रही है। मैंने मेरे ही कार्यालय में एक विशेष टीम बनाई है, जिसको मैंने कहा कि भाई ये जब ऐसी जेड की घोषणा हुई तो बड़ा उमंग उत्साह था चारों तरफ, क्या हो गया, ये टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, रनवे पर ही रुका पड़ा है, कुछ तो टेक ऑफ कर गए तो ग्राउंडेड हो गए। क्या कारण थे, नियमों की क्या कठिनाई थी, क्या सपोर्ट मिला, क्या नहीं मिला, इन सारे विषयों को अध्ययन करके, और ये समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को इस संकट को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को और देश के अन्य भागों को भी विश्वास दिलाता हूं। दो और बातें भी आज मैं कहना चाहता हूं। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट रहता है, वो अपनी योजनाएं बनाता है और एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए लोग भारत सरकार के साथ अपना संबंध बनाते हैं। जब तक हम राज्यों को इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे, राज्य अपने राज्य के उत्पादकों को, मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, केंद्र और राज्य मिलकर के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम नहीं करेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो एक्सपोर्ट का परिणाम नहीं मिल सकता है। और इसलिए नई सरकार राज्यों को भी एक स्वतंत्र एक्सपोर्ट कमीशन बनाए, भारत सरकार के साथ मिलकर के राज्य भी अपने राज्य के ऐसे उत्पादकों को प्रोत्साहन दे, एक्सपोर्ट करने वाले जो यूनिट हैं उनकी चिंता करने की राज्यों में व्यवस्था खड़ी हो, राज्य और केंद्र मिलकर के इस काम को भली भांति कर सकते हैं। इनोवेशंस में कोई मदद करनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की व्यवस्था में कोई मदद करनी है, डिजाइनिंग की दृष्टि से व्यवस्था करनी है, पैकेजिंग की व्यवस्था करनी है, ये सारे एक्सपर्टाइज पहलू है। अगर हम उस पर बल देते हैं, राज्य और केंद्र मिलकर के काम करते हैं, तो आज जो देश की हालत है कि हमारे इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, आने वाले देखते ही देखते समय के अंदर हमारे नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो उस चीजों को उत्पादित कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट की दुनिया में हिंदुस्तान का भी डंका बजने लग जाएगा। पिछले दिनों हमने राज्यों के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधियों की पहली बार एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मीटिंग बुलाई। राज्यों को कहा कि भाई आपके यहां एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट कौन है, जरा देखो तो उनकी मुसीबत क्या है, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़े। हमारा कानूनी जाल इतनी भयंकर बना के रखी गई है, यहां बैठे हुए व्यापार उद्योग जगत के मित्र जानते हैं कि उनके व्यवसाय में एक डिपार्टमेंट तो पूरा सरकारी फॉर्म भरने में ही लगा रखना पड़ता है। मेरी कोशिश है उसको सिंप्लीफाई करने की। अभी अभी हमारे नितिन जी ने अपने विभाग में 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए, और ये और भी बहुत किए हैं, लेकिन मैं 2 क्या उल्लेख यहां करना चाहता हूं।
अब ऐसे चीजें अखबारों में नहीं आती हैं क्योंकि हमारे देश में सकारात्मक समाचारों के लिए अभी जरा तकलीफ रहती है। ये शिपिंग में जो लोग लगे हैं उनको हर वर्ष लाइसेंस लेना पड़ता था। अब मुझे बताओ भाई, ये हर वर्ष लाइसेंस के चक्कर में वो पढ़ना मतलब क्या है? अफसर के पास जाओ, फिर कुछ इधर से, और तब जाकर के लाइसेंस रिव्यू होता है और फिर रिन्यू होता है। हमारे नितिन जी ने एक धमाके से निर्णय कर दिया, अब लाइसेंस लाइफ टाइम मिलेगा। विदेशों से जो व्यापारी करने आते, शिप आते हैं, उनको भी यही हाल है। उनके लिए भी नियम बदल दिए गए। हमारी कोशिश है सरलीकरण की, और ईज ऑफ बिजनेस, ये जितना हम तेज माहौल बनाएंगे तो भारत के नौजवानों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। भारत के उद्योगकारों में साहस करने की क्षमता अप्रतिम है। उन्हें उचित माहौल मिलना चाहिए, उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उचित वातावरण मिलना चाहिए, और ये सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा एक क्षेत्र जिस पर मैं आकर्षित करना चाहता हूं, यहां उद्योग जगत के लोग भी बैठे हैं, और मुंबई हमारी उद्योग नगरी भी रही है, आर्थिक नगरी रही है, और इसलिए आज विश्व का सामुद्रिक व्यापार जितना तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही शिपिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आज शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व में शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। साउथ कोरिया जैसा देश, बहुत छोटा देश, महाराष्ट्र से भी छोटा, वो आज दुनिया का 40% शिप बिल्डिंग का काम वो अकेला देश करता है। और भारत के पास इतना बड़ा समुद्र तट हो, इतनी बड़े नौजवानों की फौज हो, और शिप बिल्डिंग का काम कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है। टर्नर, फिटर, वेल्डर भी शिप बिल्डिंग के काम में लग जाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। हम शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, और कल जैसे मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से कहा था, कम मेक इन इंडिया। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए, तो कुछ लोग कल चला रहे थे मेक इंडिया। मैंने कहा था मेक इन इंडिया। हम चाहते हैं विदेशी पूंजी निवेशक आए। शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और हमारे पास नौजवानों, स्किल मैन पावर, ये हमारे लिए उपलब्ध कराना बहुत आसान है। हम इसे बल देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पोर्ट का डेवलपमेंट ये सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति का केंद्र नहीं होता है। हमारे बंदर एक प्रकार से भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बन सकते हैं। और अगर हम हमारे बंदरों को भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने के लिए चाहते हैं, तो हमने सागरमाला योजना के तहत उसको और बढ़ावा देने का प्रयास आरंभ किया है। मैं देश के नौजवानों को विश्वास देता हूं
रोजगार की संभावनाएं जितनी ज्यादा बढ़े, ऐसे उद्योगों को हम बल देना चाहते हैं। किसानों का उनकी मेहनत का उचित दाम मिले, किसान जो उत्पादन करता है उसकी वैल्यू एडिशन हो, मूल्य वृद्धि हो, दुनिया के बाजार में हमारे किसानों द्वारा उत्पादित की हुई चीजें पहुंचे, उस प्रकार का औद्योगिक विकास हो जो कृषि आधारित हो, गांव के नौजवान को रोजगार मिले। हम जितना इस प्रकार का विस्तार करेंगे, भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो 65% नौजवान 35 से कम आयु के हैं। अगर इनकी शक्ति देश की काम लग जाए तो दुनिया के अंदर देश का डंका बज जाए। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। लाखों करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से यहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, यहां से एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। और हर राज्य, कौन राज्य ज्यादा एक्सपोर्ट का काम करता है, उसकी आने वाले दिनों में स्पर्धा करने की आवश्यकता है। राज्यों के बीच स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा हो। कौन राज्य सबसे ज्यादा अपने एक्सपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा उत्पादन उनके राज्य में होता है जहां से दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी तरफ हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम दुनिया के बाजार में हिंदुस्तान की जगह बनाना चाहते हैं। और तब मैंने कल कहा था, मेड इन इंडिया। गर्व के साथ दुनिया, एक जमाना था जब मेड इन जापान कहते ही हम जेब में ले लेते थे, कितना ही पैसा देना पड़े। क्या दुनिया मेड इन इंडिया का भरोसा नहीं कर सकती? क्या हमारे पास वो कौशल्य नहीं है? क्या हम दुनिया के बाजार में अपनी जगह नहीं बना सकते? इन ऐसी जड़ के माध्यम से ऐसे उत्पादन को हम प्राथमिकता दें ताकि दुनिया के बाजार के अंदर हम अपनी जगह बना सके। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार का ये इनिशिएटिव, राज्य सरकार की भी योजनाओं में सहभागिता, इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के नौजवानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और रायगढ़ की धरती पर से हम एक बार ललकारे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। देवियों और सज्जनों, प्रधानमंत्री के विचारों का मुख्य केंद्र एक ही होता है कि हमारा देश महान था ही नहीं, महान होने की क्षमता रखता है और हम वो पाकर रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे मार्गदर्शन भी पाते रहेंगे। एक बार महाराष्ट्र की महातालियों से अभिनंदन किया जाए। और अंत में यहां पधारे महानुभावों का अभिनंदन करें। मैं जेएनपीटी की ओर से अनुरोध करता हूं चेयरमैन श्री एन कुमार तथा हेड एडमिनिस्ट्रेशन श्री एस.के. कौल से कि आदरणीय प्रधानमंत्री एवं सभी महानुभावों का स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करें। आमतौर पर देवियों और सज्जनों, अभिनंदन के लिए पुष्पगुच्छ ही दिया जाता है, कुछ लोग रोपे भी देते हैं, लेकिन जेएनपीटी एक कदम आगे बढ़कर एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं जो ये प्रमाणित करता है कि किसी गणमान्य व्यक्ति के नाम पर 50, 100 या 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं, और वो भी उन क्षेत्रों में जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ साथ एक स्मृति चिन्ह और शाल भी प्रस्तुत की जा रही है। जेएनपीटी की ओर से, शिपिंग मिनिस्ट्री की ओर से। आप हैं प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री शंकर नारायणन जी,
the dynamic श्री नितिन गडकरी। वैसे हम चाहेंगे कि आपके नाम के पेड़ देश के बड़े से बड़े एक्सप्रेसवे के किनारे पर लगाए जाएं, हमारे लिए एक याद दहानी के तौर पर। हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्टर श्री अनंत गीते, आप लोकसभा में छठी बार चुनकर आए हुए मंजे हुए सांसद हैं। जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री कुमार अभिनंदन करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा श्री श्रीरंग बारणे, महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, विशेषकर उत्तर महाराष्ट्र के झुंझार नेता श्री एकनाथ खड़से, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता, सभी के साथ अच्छे संबंधों के लिए जाने गए श्री विनोद तावड़े, और अभिनंदन करें सेक्रेटरी ऑफ शिपिंग डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी का, a highly respected government executive. Thank you कुमार साहब, थैंक यू जेएनपीटी। देवी और सज्जनों, आज का ये अनुष्ठान जेएनपीटी के लिए ऐतिहासिक रहा और शिपिंग उद्योग और यहाँ बसे लोगों के लिए ये था एक निर्णायक मोड़। धन्यवाद आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का और शुक्रिया यहाँ उपस्थित सभी का। फिर मिलेंगे विकास के अगले चरण पर। चलने से पहले हमारे देश में एक नई मिसाल कायम करने के लिए, देशभक्ति का सच्चा उदाहरण देने के लिए प्रधानमंत्री जी का गगनभेदी तालियों से धन्यवाद करें और कहें मेरे बाद, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।